हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एटम के ऊपर। वहाँ पे हमने स्टडी किया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी किसी भी डाइलेक्ट्रिक एटम के ऊपर काम करती है, जिसकी वजह से वो क्या होती है, पोलराइज होती है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, पोलराइजिंग या लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड। अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं इनकी। सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, लॉरेंज ने। ये स्ट्रक्चर हमने समझे थे कि कौन सी फील्ड कहाँ काम कर रही है। एंड नेट टोटल जो हमारे पास फील्ड आई थी लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या आई थी, ई लोकल, दैट वाज ई नोट प्लस E1 प्लस E2 प्लस E3। ई नोट की वैल्यू हमने लास्ट वीडियो में ही निकाली थी, वो क्या थी, एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड है आपकी, तो E प्लस पी अपॉन एप्सिलॉन नोट। आज हम बात करने वाले हैं E1 जो कि है डीपोलराइजिंग फील्ड के बारे में, ठीक है। E2 E3 हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, लोरेंज कैविटी फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी, ठीक है। अब इन सब में से ये बात हम जानते हैं, ई नोट आप एक्सटर्नली अप्लाई करते हो सिस्टम के ऊपर, ठीक है। E1 आपकी जो डीपोलराइजिंग फील्ड है वो कहाँ काम करती है, जो भी आपका डाइलेक्ट्रिक है उसकी सरफेस के ऊपर। E2 आपकी जो अभी एटम है उसकी सरफेस के ऊपर जो डाइपोल्स अरेंज हो रहे हैं, जो चार्जेस हो रहे हैं उनकी वजह से। एंड E3 जो इसके इनसाइड है। चलिए बात करते हैं डीपोलराइजिंग फील्ड के बारे में। डीपोलराइजिंग फील्ड, द फील्ड ड्यू टू पोलराइजिंग चार्जेस ऑन द एक्सटर्नल सरफेस, यानी कि जो आपके डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की एक्सटर्नल सरफेस है उसके ऊपर जो आपके चार्जेस होते हैं वो आपके क्या होते हैं, फील्ड जनरेट करेंगे। कौन सी फील्ड जनरेट करेंगे, उसको हमने नाम दिया है डीपोलराइजिंग फील्ड। अब इसको डीपोलराइजिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी जो एक्सटर्नल फील्ड आपने अप्लाई की वो क्या कर रही है, सिस्टम को पोलराइज कर रही है, डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज कर रही है। लेकिन ये हमारी जो डीपोलराइजिंग फील्ड है ये काम करती है उसके अपोजिट, यानी कि अगर आपकी पोलराइजिंग फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है तो डीपोलराइजिंग कहाँ जाएगी, इसके एंटी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और सबसे मेन बात, ये डिपेंड करती है ज्योमेट्रिकल शेप के ऊपर कि आपका जो डाइलेक्ट्रिक है आप सर्कुलर ले रहे हो, सिलेंड्रिकल ले रहे हो, स्फेरिकल ले रहे हो, कैसा ले रहे हो, उनके अकॉर्डिंग अलग अलग आपकी फील्ड होती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखने लायक है कि ये अपोजिट होती है एक्सटर्नल फील्ड के। अब अगर बात की जाए MCQ क्वेश्चंस की, तो इन्हीं से कई सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं कि भाई आपकी जो डीपोलराइजिंग फील्ड है वो एक्सटर्नल सरफेस पे काम करती है, इनर सरफेस पे काम करती है या कैसे काम करती है, ठीक है। अपोजिट आपकी होती है एक्सटर्नल फील्ड के, या सेम डायरेक्शन होती है, या पैरेलल होती है, कैसे होती है, एंड किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। ये सारे क्वेश्चन के आंसर हमें यहीं से मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉर्मूला टाइप कि इस फील्ड की वैल्यू क्या होगी, अगर सिंपल टू सिंपल केस हम लेके चल रहे हैं इनफाइनाइट स्लैब के लिए, ठीक है। आप एक स्लैब ले रहे हो जिसकी लेंथ आपकी क्या है, इनफाइनाइट है, तो उसके लिए हम फील्ड को क्या लिखेंगे, -NP अपॉन एप्सिलॉन नॉट। N क्या है यहाँ पे आपका पोलराइजिंग, डीपोलराइजिंग फैक्टर, एंड P क्या है, पोलराइजेशन। हमें ये भी पता होगा कि कितनी पोलराइजेशन हो रही है वहाँ पे, आपका डीपोलराइजिंग फैक्टर क्या है। ये जो फैक्टर है इसकी अभी हम टेबल बनाएंगे कि किस स्ट्रक्चर के लिए, किस ज्योमेट्रिकल शेप के लिए आपके डीपोलराइजिंग फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। एंड बचा फैक्टर एप्सिलॉन नोट, तो ये तो आप सब इजीली जानते हैं क्या है, क्या वैल्यू है इसकी, ठीक है। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा, E1 जो कि आपकी क्या है, डीपोलराइजिंग फील्ड, ठीक है। द डीपोलराइजिंग फैक्टर हैज़ अ रिग्यूस मीनिंग दैट ओनली फॉर होमोजीनियस इलिप्सॉइड इन यूनिफॉर्म अप्लाइड फील्ड। अब यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है, अगर आपकी फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक है, आपने एक्सटर्नली यूनिफॉर्म अप्लाइड की कोई भी फील्ड, मान लेते हैं ये कोई स्फीयर है, इसके ऊपर आपने फील्ड अप्लाई की, ठीक है, यूनिफॉर्म आप अप्लाई कर रहे हो हर जगह से, तो यहाँ पे आप इनमें क्या आ रहा है, अलग अलग फैक्टर आ रहा है। कोई भी पूरे शेप के लिए आपको नहीं पता जो सपोज, तो आप क्या कर सकते हो, आपको मान लेते हैं x का पता है, y का पता है एंड z का पता है, तो आप क्या कर सकते हो, तीनों का अलग अलग निकाल लो एंड तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो अगर आपका जो शेप है वो होमोजीनियस है, जो सपोज एलिप्सॉइड ही है, तो अगर आपकी फील्ड यूनिफॉर्म है एंड शेप आपका होमोजीनियस है, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे पास जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, वो क्या है, NX प्लस NY प्लस NZ इक्वल्स टू 1, कि आपके जो तीनों डायरेक्शन, तीनों कोऑर्डिनेट्स का डीपोलराइजिंग फैक्टर होगा, उन सब का समेशन क्या होगा, 1। आप अलग अलग एक्सिस के अकॉर्डिंग, जो भी आपका एलिप्सॉइड है या कोई भी शेप है, उसके अलग अलग प्रिंसिपल एक्सिस के अकॉर्डिंग निकाल लीजिए वैल्यू डीपोलराइजिंग फैक्टर की, एंड सबको क्या कर दीजिए, ऐड। तो टोटल सम कितना आ जाएगा हमारे पास, 1, ठीक है। ओके, जैसा हमने कहा था हम बात करेंगे डीपोलराइजिंग फैक्टर अलग अलग शेप के लिए क्या क्या वैल्यूज होती हैं। चलिए हम बात करते हैं अलग अलग सिस्टम के अंदर, इवन
CGS सिस्टम में आपकी क्या वैल्यू होगी एंड SI सिस्टम में क्या वैल्यू होगी। मान लेते हैं आपके पास शेप क्या है, स्फीयर, ठीक है, और आप एक्सिस क्या चूज़ कर रहे हो, एनी एक्सिस, यानी कि आप स्फीयर वैसे भी यार यूनिफॉर्म शेप है, टोटली होमोजीनियस है, तो आप किसी भी तरीके से लोगे तो वो सेम आएगा, तो कोई भी एक्सिस आप लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इन केस ऑफ स्फीयर ओनली। तो स्फीयर के लिए किसी भी एक्सिस के अकॉर्डिंग जो आपकी CGS सिस्टम के अंदर डीपोलराइजिंग फैक्टर की वैल्यू होती है वो होती है 4π/3, ठीक है। एंड अगर हम बात करें SI सिस्टम के अंदर तो वो हो जाती है हमारी 1/3। अब अगर आपको ये पता है कि आपकी शेप क्या है, स्फीयर है, डायलैक्ट्रिक है आपका स्फीयर, किसी भी एक्सिस के अकॉर्डिंग आप डीपोलराइजिंग फैक्टर निकाल रहे हो, तो CGS में आप क्या यूज़ करोगे, 4π/3 एंड SI में 1/3। नेक्स्ट है थिन स्लैब, यानी कि कोई भी आपकी रेक्टेंगुलर स्लैब है थिन। अब यहाँ पे एक्सिस के अकॉर्डिंग अलग अलग डीपोलराइजिंग फैक्टर होंगे, इस बात का ध्यान रखें, ऐसा नहीं होता। स्फीयर तो यूनिफॉर्म शेप है तो इसका सेम हो जाता है, ठीक है, किसी भी एक्सिस के अबाउट आप लोगे, लेकिन जैसे स्लैब है भाई, आप स्लैब को किस तरीके से ले रहे हो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका डीपोलराइजिंग फैक्टर क्या होने वाला है। अगर हम बात करें नॉर्मल ले रहे हो, आप परपेंडिकुलर ले रहे हो, तो आपके थिन स्लैब के CG सिस्टम के अंदर क्या हो जाता है फैक्टर, 4π, एंड अगर आप बात करो SI के अंदर तो वो क्या हो जाता है 1, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करो थिन स्लैब के केस में, प्लेन के केस में, आप प्लेन के साथ ले रहे हो, नॉर्मल नहीं ले रहे, परपेंडिकुलर नहीं ले रहे, तो उस टाइम पे आपकी डायरेक्ट कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। थिन स्लैब का चाहे आप CGS में लो या SI में, क्या होता है डीपोलराइजिंग फैक्टर 0। एंड इवन यही केस किसके साथ होता है, अगर आप लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर ले रहे हो, ठीक है, और आप बात कर रहे हो लॉन्गिट्यूडनल में, तो क्या हो जाएगा CGS में भी एंड SI के अंदर भी क्या होती है आपका डीपोलराइजिंग फैक्टर 0। लेकिन अगर आप बात करो ट्रांसवर्स लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर के केस में अगर आप बात करो ट्रांसवर्स एक्सिस की, तो ट्रांसवर्स एक्सिस के टाइम पे क्या हो जाता है आपकी 2π CGS सिस्टम के अंदर एंड 1/2 आपकी किसके अंदर, SI सिस्टम के अंदर। सो ज़्यादा टिपिकल कुछ नहीं है याद करने को, स्फीयर का हम जानते हैं, वैसे भी जैसे वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है 4π/3, तो वहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि 4π/3 आपकी क्या होगी CGS के अंदर एंड SI के अंदर कम होगी, तो वो कितनी होगी 1/3। थिन स्लैब का अगर नॉर्मल केस है तो 4π, SI के अंदर 1, और कुछ हमें याद करना ही नहीं, उन सब की वैल्यू क्या है 0। एंड लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर अगर ट्रांसवर्स एक्सिस में है तो क्या 2π CGS में एंड SI में 1/2। सो ये है हमारे डीपोलराइजिंग फैक्टर अलग अलग शेप्स के लिए जो कि जनरली यूज़ किए जाते हैं। सो यहाँ से हम इजीली कोई भी वैल्यू हमारे पास अगर निकालने को आ जाए डीपोलराइजिंग फील्ड की तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि पोलराइजेशन आपको गिवन होगा एंड फैक्टर आपको पता ही है, ठीक है। सो फॉर्मूला हमें क्या यूज़ करना है, -NP/ε0। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास एक और फैक्टर की वैल्यू आ जाती है जो कि क्या है E1 -NP/ε0, ठीक है। तो हमारे पास एक और फील्ड की वैल्यू आ चुकी है। अभी हमारे पास बचते हैं सिर्फ 2 फील्ड जो कि क्या है E2 एंड E3, जिसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, ठीक है। छोटा छोटा करके हम कर रहे हैं ताकि इन चीज़ों को डीपली समझ पाएँ। तो हमें पता चल गया लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जो आपकी किसी भी एटम के ऊपर काम करेगी डाइलेक्ट्रिक में, जिसकी वजह से वो क्या हो रही है, पोलराइज हो रही है। एक्सटर्नल फील्ड तो आप अप्लाई करते ही हो। डीपोलराइजिंग फील्ड क्या होती है, जो पोलराइजिंग चार्ज की वजह से होती है, कहाँ पे, एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर, जो भी आपकी डाइलेक्ट्रिक की एक्सटर्नल सरफेस है उसके ऊपर, ज्योमेट्रिकल शेप पे डिपेंड करती है एंड कहाँ एक्ट करती है, अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड के। फॉर्मूला हम सबको पता चली गया है। यहाँ पे अलग अलग एन फैक्टर के लिए हम पर्टिकुलर टेबल बना चुके हैं, सबकी वैल्यूज़ हमें पता चल गई है किस केस में कितनी वैल्यू होती है। एंड इन केस अगर हमें पर्टिकुलर पूरी शेप की नहीं पता तो हम अलग अलग एक्सिस की कंबाइन करके भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी डीपोलराइजिंग फील्ड, लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो हम यूज़ करते हैं डीपोलराइजिंग फील्ड। आई होप समझ में आ गई होगी, लेकिन इन केस कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।